हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर यूपी पीईटी का कंप्लीट सिलेबस कराने का जिम्मेदारी ली है। उस जिम्मेदारी में मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपको मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट कराऊं। नंबर सिस्टम की हमारी क्लास 3 है, 2 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जब पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप नए कॉन्सेप्ट्स को समझने की आपके अंदर एबिलिटी आएगी। अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस का, यानी कि भिन्न। हम देखने वाले हैं भिन्नों को। हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम फ्रैक्शंस। देखिए भिन्न क्या होती है। भिन्न में एक अंश होता है और एक होता है हर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भिन्न। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर लिखे जाते हैं। अब अगर अंश बटे हर को मैं ये देखूं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में ही आपको दिख रहा होगा ये, तो क्या ये कहना सही होगा कि सभी रैशनल नंबर यानी कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं? लेकिन दरअसल ऐसा नहीं। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि सभी भिन्न यानी कि सभी फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, ये कहना गलत है। दरअसल ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि भिन्न दरअसल होता क्या है। फ्रैक्शन दरअसल क्या होता है? फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल, यानी कि संपूर्ण का एक अंश होता है। इसका मतलब क्या है? देखो जरा, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है कंप्लीट, ठीक है, और इसके अगर आप पार्ट कर दें, सपोज दैट कि आपने इसके 8 पार्ट्स कर दिए, 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए इस तरह से, तो जो आपके पास ये एक पार्ट है, ये क्या है? ये इस पूरे का, होल का, संपूर्ण का एक अंश हो गया। ये क्या हो गया? इस पूरे का एक अंश हो गया। और इसी को लिखने का तरीके को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। देखो कैसे लिखते हैं इसे। टोटल आपके पास थे 8, कितने पार्ट थे? 8 पार्ट थे। उसमें से आपने कितने पार्ट ले लिए? 1। तो 8 में से 1 इस तरह से लिखते हैं। याद होगा आपको बचपन में जब आपको मार्क्स मिलते थे तो कैसे मिलते थे? सपोज दैट 8 में से 1 मिल रहा है तो ऐसे तो लिखते थे। ऐसे इसलिए लिखते थे क्योंकि इस बात को लिखने का यही तरीका है, जितने में से लिया है वो आएगा आपके डिनोमिनेटर में, और जितना लिया है वो आएगा आपका न्यूमरेटर में यानी अंश में। तो ये आपका क्या है? एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? आपका एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है पार्ट, पार्ट की फॉर्म में, यानी भाग के रूप में, अंश के रूप में। तो इसे आप भिन्न कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल, बल्कि परसों, जो पहली क्लास थी उसमें जब मैं आपको परिमेय संख्याएं समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं में सभी पूर्णांक आते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, यानी रैशनल नंबर्स में सभी इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। अब नेचुरल नंबर तो 2 होता है, 2 भी नेचुरल नंबर होता है मतलब। तो अगर इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से 2/1।
तो क्या ये पूर्ण का यानी संपूर्ण का अंश था, संपूर्ण का हिस्सा था? नहीं। अगर आपके पास कोई चीज दो है तो दो तो कंप्लीट हो गया ना, दो तो कैसा हो गया, पूरा हो गया। तो यानी कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। अगर आप ये कहने लगे कि रैशनल नंबर भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब वो भिन्न ही होती है। तो सारी भिन्न नहीं होती, पर भिन्न उसी में आती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा कि एक्चुअल में फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न होती क्या है। आगे देखते हैं। देखिए, अब भिन्नों के प्रकार आप देखेंगे तो पहली होती है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शंस। हिंदी में कहते हैं हम इन्हें उचित भिन्न। ठीक है, एक काम करते पूरा ही लिख लेते हैं, उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यह है कि जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। समझो जरा, इसे प्रॉपर क्यों कहा जाता है। मान लो आपके पास एक संपूर्ण हिस्सा था, आपने इसके 3 बराबर, मतलब एक संपूर्ण कोई वस्तु थी, आपने उसे 3 बराबर भागों में बांट दिया, अंशों में बांट दिया। तो टोटल कितने हुए आपके पास? 3। और जो टोटल पार्ट्स होते हैं, जितने में उसे डिवाइड किया गया है, वो हमेशा कहाँ आएगा? अपोन में आएगा, यानी डी की जगह। तो आपके पास डी कितना रहा? 3 रहा। और अगर एक फ्रैक्शन प्रॉपर है, अगर एक फ्रैक्शन प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक संपूर्ण का हिस्सा होगा। अब मान लो आपने एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तीनों ही ले लिए, तो ये तो आपने संपूर्ण ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया। अंश किसे कहेंगे? कि जब आप एक अंश लो या 2 अंश लो, लेकिन पूरे से तो कम होना चाहिए ना, तभी तो भाग कहेंगे। अब जब आपने कंप्लीट ही कर दिया, तो वो भाग कहाँ रह गया, वो अंश कहाँ रह गया, वो तो पूरा हो गया। तो अगर n की वैल्यूज में लूं, तो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में वो d से छोटा है, दोनों ही कंडीशन में d कैसा है? बड़ा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आगे चलो, दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखो, ये जो इम प्रेफिक्स लगता है, तो ये क्या कर देता है? किसी भी नाउन से पहले जब लगेगा तो उसका एंटोनिम बना देगा, यानी कि उसका ऑपोजिट बना देगा। तो इम्प्रॉपर का मतलब जो प्रॉपर नहीं है, और जो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर छोटा था, और इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आपको लिखा हुआ मिलता है 8/5। आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर कितना है? 8 है, और डिनोमिनेटर कितना है आपका? 5 है। सॉरी, डिनोमिनेटर कितना है आपका? 5 है। तो 8 बड़ा होता है 5 से। लेकिन आप सोचो, आपके पास एक वस्तु है, आपने उसके 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स किए। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें 8 कहां से आएंगे? पार्ट्स ही हमने 5 किए थे, तो 8 कैसे आ जाएंगे? तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो लिखा नहीं जाता। लेकिन प्रॉपर तो नहीं हुआ ना भाई। देखो, 5 होते ही कंप्लीट हो जाता है, 5 होते ही कैसा होता है? कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इम्प्रॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा वस्तुएं हैं, आपने इसके भी क्या करे? 5 इक्वल पार्ट्स किए और 3 पार्ट्स यहां से ले लिए। देखो, 2 वस्तुएं थी,
दोनों को 5-5 बराबर हिस्सों में बांटा गया और उसमें से क्या किया, 5 1 के और 3 1 के पार्ट लिए, तो टोटल उसे 8/5 मिले। लेकिन आप देखो जरा, जैसे ही 5 कंप्लीट हुई, यहाँ पे तो एक पूरा आ गया था ना, यहाँ पे तो एक पूरा आ गया था, उसके अलावा कितना बचा, उसके अलावा उसमें 3/5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये कैसा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो इसमें इतना तो ये प्रॉपर है, मतलब इतना तो ये फ्रैक्शन ही है, पर ये फ्रैक्शन नहीं था। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भैया 8/5 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उसका एक हिस्सा तो फ्रैक्शन ही है। लेकिन इम्प्रॉपर इसलिए है क्योंकि जो प्रॉपर तरीका होता है अंश को दिखाने का, उसमें संपूर्णता नहीं होती। अंश का मतलब उसमें संपूर्ण होगा ही नहीं, इसलिए से इम्प्रॉपर कहते हैं। लेकिन फ्रैक्शन स्टिल इट इज अ फ्रैक्शन। अच्छा, अब जो ये मैंने लिखा है आपके सामने, या इसको दूसरे तरीके से देखो जरा, जैसे मैंने लिखा है, इसे लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि 1 कोशेंट 3/5 लिख, यानी 8/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/5 को आप 1 सही 3/5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड क्यों कहते हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, मिक्स्ड का मतलब होता है मिश्र, मिश्र भिन्ने या मिश्रित भिन्ने। मिश्र का मतलब क्या होता है, जो मिश्रित हो रखा है, जो मिला हुआ है, यानी उसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों ही फ्रैक्शन होते हैं। यहाँ देखो जरा, 8/5 में ये हिस्सा तो प्रॉपर, सॉरी ये तो कंप्लीट है, और ये कैसा है, ये एक फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड में क्या होता है, आपके पास कंप्लीट भी होता है। मैंने गलती से कह दिया कि प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं, दरअसल इम्प्रॉपर को ही लिखने का दूसरा तरीका तो मिक्स्ड होता है, तो दोनों नहीं हो सकते। लेकिन इसके पास कंप्लीट भी होता है और इसके पास फ्रैक्शन भी होता है, मतलब इसके पास अंश भी होता है और संपूर्ण भी होता है, इसलिए कहते हैं हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का तीसरा काइंड है। हिंदी में इसे मिश्र भिन्ने कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। अब एक और प्रकार भी होता है इसमें, जिन्हें कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस की स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना। समतुल्य का मतलब ये होता है कि जब जिन्हें अगर किन्हीं दो फ्रैक्शंस की आप तुलना करें, कंपेयर करें, तो वो वैल्यू में कैसे हो, इक्वल हो, है ना। वैलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाली जो फ्रैक्शंस होंगी उन्हें कहते हैं हम इक्विवेलेंट। मतलब क्या है इसका, देखिए मान लीजिए ये एक रोटी है और ये एक रोटी है। ये रोटी डालनी है, मान लो आप रोटी कुत्तों को डालने जा रहे हैं कि कुत्ते को रोटी डालनी है, और एक गली में 2 कुत्ते थे और एक गली में रहते हैं कुत्ते 4। ठीक है, अब जब आप रोटी देने गए तो जिस गली में, अब यहाँ एक रोटी इस गली के लिए ले गए थे और एक रोटी इस गली के लिए ले गए थे। ठीक है, अब 2 कुत्ते आपको पहली गली में मिले, 2 ही होते थे, दोनों को आपने आधा आधा हिस्सा दे दिया। लेकिन जब आप दूसरी गली में गए, तो आपने देखा कि 4 की जगह वहां 2 ही कुत्ते, 2 पता नहीं जहां भी होंगे और वहां नहीं थे। तो आपने क्या करा, जो 4 टुकड़े किए थे आपने, 2 टुकड़े एक को दिए, 2 टुकड़े दूसरे को दे दिए। तो यहाँ पे भी 2 थे टोटल और यहाँ पे भी 2 थे टोटल। पहले वाले में एक कुत्ते को मिला था 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, जबकि दूसरी गली में एक कुत्ते को मिला था 4 हिस्सों में से 2 हिस्से। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं
तो देखो ये इतना हिस्सा, ये भी एक रोटी का आधा है, और ये इतना हिस्सा ये भी कैसा है, ये भी एक रोटी का आधा है। इसका मतलब इस कुत्ते को जो मिला इसको भी इतना ही मिला, बस दोनों को दिखाया अलग तरीके से गया। तो यानी कि 1/2 जो है वो 2/4 के इक्वल ही है। ये दोनों फ्रैक्शंस दिखने में कैसे हैं, अलग लग रहे हैं, दोनों के अंश अलग हैं, हर अलग हैं, लेकिन वैल्यू कैसी है, दोनों की सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन ये तो मैंने बताया आपको कि एक्चुअल में ये होते क्या है, मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमें इन्हें मैथमेटिकली दिखाना हो, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लाने हो, तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं, मान लीजिए आपके पास 1/2 था, आप अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करें, अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करें। आप कहेंगे भाई जब गुणा कर देंगे तो संख्या बदल जाएगी। सोचो अगर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके तो 6 आ गया ना, 2 कहाँ रहा, तो संख्या ही बदल गई। लेकिन यहां पर जब मैं 2/2 से यानी कि अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुणा कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे टेक्निकली देखूं तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। और आपने देखा होगा कि 1 जो होता है, आप जानते होंगे 1 जो होता है वो क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। हिंदी में कहते हैं इसे गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक वो संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तो गुणनफल कैसा होगा, प्रभावित रहेगा, वो संख्या ही आएगी जिसमें आपने गुणा की है 1 से। तो जब आप 1 से 1/2 को गुणा करेंगे तो स्टिल क्या रह जाएगा, 1/2 ही रह जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या कि 2 एकम 2 अपॉन में 2 दूनी 4, ये दिखने अलग तरह से लगेगा। इसी 1/2 को अगर आप अंश में 3 से और हर में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 अपॉन में 3 दूनी 6 दिखने लगेगा। अगर आप इसे 1/4 है आपके पास और आप अंश और हर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6/24 आ जाएगा। तो भले ही आपको ये 3/6 दिखने लगा बट स्टिल ये 1/2 है। भले ही आपको ये 6/24 दिखने लगा लेकिन ये स्टिल 1/4 ही है। यानी अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका फायदा कहाँ होता है, इसका फायदा होता है जब आपको भिन्नें जोड़नी और घटानी होती है, क्योंकि भिन्नों को जोड़ने और घटाने का नियम यह है कि उनके हर बराबर होने चाहिए। जब हर बराबर होंगे तभी हम उन्हें कंपेरेटिवली कंपेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें जोड़ और घटा भी सकते हैं। तो तुलना करने के लिए भी ये यूज होता है और जोड़ने घटाने के लिए भी यूज होता है। तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक आखिरी फ्रैक्शन देख लेते हैं हम। फ्रैक्शन तो और भी कई तरह की होती हैं पर फिलहाल हमारे सिलेबस के हिसाब से यूं कह लीजिए कि जितना पढ़ के हमें फायदा मिल जाएगा उसके हिसाब से हमें एक और पढ़ लेना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके काम आने वाले एग्जाम्स में, या फिर ये जो मैं बता रहा हूँ, और ये होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव भिन्न, सॉरी दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, आप जानते ही होंगे। सपोज दैट 1/2 के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, इसी को दिखाने का एक और तरीका भी होता है। यानी कि जितने भी फ्रैक्शन अब तक हमने पढ़े उनका एक रिप्रेजेंटेशन तो ये था p/q की फॉर्म में, यानी परिमेय संख्या की फॉर्म में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि परिमेय संख्या हमेशा p/q की फॉर्म में दिखाई दे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्हें हम दशमलव में दिखा सके। जैसे कि हमने देखा था कि 1.3 क्या है, p/q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे 0.333 ये भी तो लिख सकते हैं। तो
इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। तो ये हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस थे, जो नॉर्मल फ्रैक्शंस थे, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था हमने, अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा था, उन्हीं को हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, दशमलव रूप में, यानी कि डेसिमल फॉर्म में। तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि डेसिमल फॉर्म और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म जो है वो क्या है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, एक ही फ्रैक्शन को दिखाने के दो तरीके हैं। समझ में आई बात? अब डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं, जो ये डेसिमल्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शांत, और पिछली क्लास में एक क्वेश्चन को डिस्कस करते टाइम मैंने ये शब्द यूज किया था। एक होते हैं शांत, एक होते हैं अशांत। शांत इंग्लिश में इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को। और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब क्या है इसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप हर से अंश को भाग करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो डिवीजन क्या हो जाता है, वो भाजन की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी वो शांत हो जाता है। लेकिन अशांत कैसा होगा? जैसे ये 1/2 की जगह अगर 1/3 होता तो आप इसे डिवाइड करते तो क्या आ रहा होता? 0.33333 और हमेशा एक रिमाइंडर बचता रहता और ये प्रोसेस चलता रहता। तो ये कैसा है? शांत है। लेकिन ये दशमलव शांत थी 0.5 जो थी, लेकिन ये जो दशमलव है 0.333333, ये कैसी है? अशांत दशमलव, ये कभी खत्म ना होने वाला दशमलव। अब आप सोचिए जरा कि अगर हम ऐसे ही डॉट 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 लिखते रहे तो ये तो बहुत बड़ा होगा लिखने में। तो इसके लिए एक तरीका क्या है गणित में कि आप जितना रिपीट हो रहा है उतने के ऊपर बार लगा दीजिए। जितना रिपीट हो रहा है उतने के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो ये 1/3 का ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर आपने बार लगा दिया है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है? इसमें रिपीट हो रहा है। अगर नॉन टर्मिनेट में भी रिपीट हो रहा है तो उसको कुछ और नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे थे कि 3 रिपीट हो रहा था, हमने उसके ऊपर बार लगा दिया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग था। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई डेसिमल हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग भी हो। अगर मान लीजिए आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और वो रिकर भी नहीं होगा, मतलब उसमें रिपीट कुछ भी होता हुआ दिखेगा नहीं। परिमेय अपरिमेय समझाते टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीट हो रहा है तो परिमेय है, रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं ये रैशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं ये कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। ये मैं पहली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका, नहीं आपने देखी है तो पहले उसी क्लास को देखिए, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या किया। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि पाई है और क्या बताया था आपको, रूट्स होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि ये डेसिमल में जाते हैं, कभी टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, इसलिए कैसे होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में। अगली क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है बार वाला,
इस बार वाले कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि डेसिमल फ्रैक्शन में बार वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इम्पोर्टेंस में इस हिसाब से नहीं कह रहा कि ये इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन समझे जाते हैं बट कठिन होते नहीं है। अब अगर किसी क्वेश्चन को यानी किसी एग्जाम के किसी पार्ट को कठिन मान लिया जाए तो क्या होता है, अधिकतर लोग उसे स्किप करने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उसी हिस्से को अपना अच्छा कर लें तो सीधी सी बात है कि एग्जाम में उन लोगों से तो आप आगे निकल ही जाएंगे जिन्होंने उस हिस्से को ये सोच के छोड़ दिया कि भाई ये कठिन है, जबकि एक्चुअल में वो कठिन था नहीं। चलिए, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, आपको 0 डेसिमल के बाद केवल 6, 4, 7, 0, 7, 9 दिख रहे हो, सेम ही दिख रहा हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 0.06 मुझे दिया हुआ है तो क्या मैं इसे 6/100 नहीं लिख सकता? इसे मैं 6/100 लिख सकता हूँ। और अगर मुझे 0.006 दिया है तो इसे मैं लिखूंगा 6/1000। भाई 1 के बाद उतने ही जीरो लगाते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट थे, मैंने 3 जीरो लगाई। यहाँ पे 2 डिजिट थे, मैंने 2 जीरो लगाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इसका स्क्वायर करूँ, यहाँ पे स्क्वायर तो दिया है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कॉमन क्या रहने वाला है? कॉमन अगर मैं ऐसे ना करके इसे ऐसे ले लूं कि 1/10 यहाँ पर है और ये 6/100 ही है, ताकि मैं इसे इसके फॉर्म में लिख सकूं, इसके जैसा लिख सकूं, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 6/100 होते ही किसके जैसा दिखेगा? 0.6 के जैसा। ऐसे ही आप देखो, यहाँ पे 2 डिजिट थे तो इसने 3 कर दिए, यहाँ पे 2 डिजिट थे इसने 3 कर दिए, यहाँ पे 3 डिजिट थे इसने 4 कर दिए। यानी हर बार क्या कर रहा है ये? 1/10 की मल्टीप्लाई ही तो कर रहा है। 1/10 की क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसे ऐसे करूं, देखो जरा, किस इसमें भी 1/10, इस वाले में, इसमें 1/10 और इसमें 1/10, सबका क्या है? स्क्वायर। इस 1/10 के स्क्वायर को मैं कॉमन ही ले लूं तो मैं इसी की वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान दो। ये मान लो कि मैंने इसके बटे में ये लिख दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा? 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। अब इतने हिस्से से तो इतना हिस्सा कट जाएगा, इतने हिस्से से तो इतना हिस्सा कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 और अपॉन में ये हो जाएगा 1/100। 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना? ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझने की बात, मान लो अगर इसमें 1 डिजिट ज्यादा है ना, 1 डिजिट बढ़ रहा था, उसका स्क्वायर करोगे तो 100 ही आएगा। 2 डिजिट ज्यादा होते तो 100 हो जाता, 100 का स्क्वायर करते तो 10,000 आ जाता। भाई 2 डिजिट ज्यादा होने का मतलब क्या है? 1/100 की मल्टीप्लाई। 3 डिजिट ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि 1/1000 की मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? जीरो से तो डबल हो जाएंगी, ऊपर 4 आ जाएंगे, उसमें ऊपर वाले में 4 आ जाएंगे, नीचे वाले में 6 आ जाएंगे। कितने लोग क्या करते हैं? 3 कर देते हैं, जीरोस का भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर नहीं होता भाई, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो एक एक अब एक और बाद की 6 जीरो, तो दुगना होता है ना बल्कि स्क्वायर। स्क्वायर करने में जीरोस डबल होती है। तो ये पहले का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बढ़िया सवाल है। आपने क्या करना है, अगर इस तरह का सवाल दिया है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना, मानना नहीं, एक्स वगैरह कुछ नहीं लेना। डेसिमल के बाद 53 दिया है,
अगर ये हो सकता है कि 0 के बाद डिजिट दी हो और सारे के सारे रिपीट हो रही हो, यानी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो सब रिपीट हो रहे हो। तो आपने क्या करना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सबको लिखना है और उनके अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख देने। 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, 2 ही 9 लिख देने आंसर। मान लो अगर ये ऐसे होता 0.1 के ऊपर बार होता तो आपने क्या लिखना है, 1 लिख देना है भाई। जो भी संख्या है वो पूरी लिख देनी है और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1, तो उतने ही 9 लिख देने। मान लो अगर ऐसे होता 0.137 और तीनों के ऊपर बार होता। मैं क्या बता रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं अगर सब के ऊपर बार है, 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, 7 डिजिट आए, जितने भी डिजिट आए अगर सबके ही ऊपर बार है तो आपने क्या करना है, उनको लिखना है और अपॉन में उतनी ही 0 लिख देनी है जितने रिपीट हो रहे। तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे, 3 के ऊपर बार था तो आपने 3 9 लगा देने आंसर। ठीक है, आगे चलो। लेकिन जरूरी, अच्छा अब हो सकता है कि वो आपसे कहे कि इन्हें ऐड करना है। कई बार क्या हो सकता है कि ऐड करना सिंपल हो सकता है, जैसे कि आपने क्या किया 8 7 15 6 21, तो कितने लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन ये तो गलत है। देखो भाई डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, कुछ लोग क्या कर देंगे, इसे ऐसे कर देंगे। और यकीन मानो कि अगर आपने ऐसे किया है तो पहले ही ऑप्शन आपको यही मिलेगा 2.1 के ऊपर बार। लेकिन दरअसल इसका ये आंसर सही नहीं है। करना क्या था, मुझे एक बात बताओ। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप क्या इसे 6/9 लिख सकते हो? अभी बताया मैंने 6 के अपॉन में उतने 9 जितने रिपीट हो रहे हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं 7/9, उसे लिख सकते हैं हम 8/9 लिख सकते हैं। अब अगर इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 21/9। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो तो आपके पास आएगा 9 दूनी 18 3/9। लेकिन क्योंकि मैं चाहे तो इसे 2 से 1/3 भी लिख सकता हूँ। भाई देखो इसे अगर आप काटोगे तो 3 से 1 बार, 3 से 3 बार कट जाएगा, 2 से 1/3 भी लिखा जा सकता है। पर मुझे ऐसे नहीं लिखना। हो सकता है कि ऑप्शन ये दिया हो, अगर ऑप्शन ये दिया तो ये आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके बार में ही आ रहे हैं तो मुझे एक बात याद दिलाओ, ये तो कंप्लीट है। और कंप्लीट का मतलब ये वाला हिस्सा। देखो जब डेसिमल लिखा जाता है, मान लो आपके पास लिखा 1.2, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 है ये तो कंप्लीट है और ये जो पॉइंट के बाद का 2 है ये फ्रैक्शन है, ये भाग है, ये अंश है। अगर 0 पॉइंट मान लो 23 लिखा है तो ये पूरा का पूरा अंश है, कंप्लीट इसके पास है ही नहीं। यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दशमलव रूप में। अब यहाँ पे जो 2 आया सीधी सी बात है कंप्लीट है तो डेसिमल से पहले आएगा। और जो 3/9 है क्या ये 6/9 जैसा नहीं लग रहा? तो इसका मतलब अगर इसके नीचे 9 दिया हुआ है तो इसी के ऊपर क्या होगा, बार होगा। भाई जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने 9 होते हैं। एक 9 है तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था 2.3 बार। ये देगा वो एंड में, इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये भी पॉसिबल है। और हम इसे करके आ जाएंगे चौड़े हो गए कि भाई बराबर है, बार की संख्याएं बराबर है, इन्हें ऐसे ही जोड़ दो, जो भी आ जाए सिर्फ एक के ऊपर क्या लगा दो, डेसिमल के बाद बार लगा दो आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान देना है कि ऐसे में गलती होने के भी चांसेस हो सकते हैं। कई बार ये सीधा सीधा हो जाता है लेकिन कई बार ये सीधा सीधा नहीं भी होता। तो इसलिए इसे इस तरीके से करने की कोशिश करो, पहले उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो और फिर मतलब रैशनल फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, और तब उसे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करने के लिए कह रहा है वो करो। चलो आगे। अब देखो जैसे ये है, मैं क्या करूंगा 3 में से 2 सीधे घटा रहा हूं। ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। तो 3 में से 2 तो सीधा सीधा चला गया। लेकिन जो ये हिस्सा है इसको घटाने के लिए हमें वही तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया। तो कितना हो जाएगा 87/99। फिर 2 के ऊपर बार था, 2 9 लग गए। ऐसे ही 59 के ऊपर अपॉन में 99 तो हो गया 1 प्लस घटाओ 8 7 में
इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 पॉइंट, देखो ये जो कंप्लीट है वो डेसिमल से पहले, और इसे लिख सकता हूँ 28 के ऊपर बार। तो ये आपका आंसर है, इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आया? भाई अगर नीचे दो डिजिट, दो लाइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब दो ही डिजिट के ऊपर क्या होगा, बार होगा, तो वो बार आपको लगा देना आंसर। आगे देखो, अब देखो ये सवाल बढ़िया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9, लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं 3/9, और ये है आपका 32/99। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको फ्रैक्शंस को जोड़ना है, अब तक जितने भी फ्रैक्शंस जोड़े ये घटाए, उसमें क्या था, हर समान था, डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या करें, तब क्या करना है कि हमने अभी पढ़ा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फॉर्म में या दूसरे रूप में लिख सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर ये 9 है और वो 99 है, तो क्या किसी तरह से मल्टीप्लाई करके पॉसिबल है कि 9 का 99 बना सके? तो बिल्कुल आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आपको अंश और हर में दोनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि एक में अगर आपने मल्टीप्लाई की तो आप फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, जो आपने नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपको यही करना होगा। तो आपके पास कितना आएगा, उधर सबके अपॉन में तो 99 आ गया, अब न्यूमरेटर जोड़ दो, तो 11 दूनी 22, 11 33 प्लस 32, तो 33 32 65, 87 आ गया आपका अपॉन 99। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.87, और दोनों के ऊपर बार, क्योंकि दो 99 थे, मतलब आपके पास दो 9 थे, तो दोनों डिजिट्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। ये आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब इसमें परेशानी क्या है, हमें क्या दिखेगा कि 63 और 37 कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 होते हैं तो हम सोचेंगे 1.00, इसके ऊपर बार आ गया तो 1 आंसर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, देखो जरा, उसे लिख सकता हूं मैं पहले वाले को 63/99, इसको लिख सकता हूं मैं 37/99। अभी कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100/99। अब देखो जरा, हुआ ये है, ये 1% 1/99 है भाई, 99 100 में एक बार आता है पूरा, और एक बच गया। लेकिन मुझे इसे लिखना होगा इसी फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, इस एक के ऊपर बार लगाना, लेकिन बार तो लगेगा दो डिजिट के ऊपर, और दो डिजिट मेरे पास है नहीं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, पहले 0 लगा के तब बार लगा, पहले 0 लगाना है तब उसके ऊपर आप बार लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बाद में 0 लगा दें, बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हो सकता है वैसे भी, लेकिन आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, 0 1 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, मतलब और 0 1 करेंगे तब बार लगाएंगे, दो डिजिट। डेसिमल के बाद डिजिट बाद में नहीं लगाई जाती। ठीक है, और डेसिमल से पहले डिजिट जो जीरोस है वो पहले नहीं लगाई जाती। आपका आंसर हो गया 1.01। अब देखो इस क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप इसे अपने आप कर सकते हैं, तो अपने आप इसे कर लेना, ये आपका होमवर्क है। चलो आगे, अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया है, इस बार डिवाइड करा गया, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। देखो भाई कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा 6 टाइम्स, तो 1 4 2 8 5 7 अपॉन में क्या 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय सेम ही 6 डिजिट है, तो जाएगा 2 8 5 7 1 4 अपॉन में कितना 6 टाइम्स 9। अब देखो होता क्या है, मैं पिछली क्लास में बता चुका कि अगर फ्रैक्शंस को आपको डिवाइड करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के बाद वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। उस वाले को उल्टा करेंगे तो 6 टाइम्स 9 जो है वो तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 8 5 7 1 4।
इससे ये कट जाएगा, ये एक बार, ये दो बार। भाई इसका पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,42,857 दूनी क्या होता है 2,85,714। आंसर आ जाएगा आपका मनोपूर्ण। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बार आ रहा है, तो शायद बाद में बार आएगा, लेकिन कई बार ये कट भी जाता है। तो हो सकता है कि आंसर आपको बार में केवल एक ही दिखे और आपको लगे कि यार बार के क्वेश्चन में आंसर में बार का होना चाहिए, तो आप उसी को टिक करके आ जाओ बिना सॉल्व करे। कई बार ऐसा फायदा भी दे जाता है, लेकिन ऐसा तभी है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और उस तरह का एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर बार आ रहा है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, खासकर डिवीजन में, तो हो सकता है वो कट भी जाए और बिना बार का आपके पास फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। कई बार क्या होता है, अब तक हमने देखा कि बार डेसिमल के बाद था, लेकिन कई बार क्या होता है सवाल में आपको कोई संख्या ऐसी दिख सकती है जिसमें डेसिमल से पहले जो नंबर आया है, डेसिमल से जो पहले नंबर है उसके ऊपर बार। अब हमें लगता है कि भाई रिपीट तो ये हो सकती है, कैसे रिपीट होगा, लेकिन अगर डेसिमल से पहले बार आया हुआ है, डेसिमल से पहले वाले नंबर पे बार आया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो निगेटिव है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर निगेटिव है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे 0.275, ऐसे लिख देते, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। इसमें फर्क क्या है कि अगर आप -2.75 लिखेंगे, अगर आप -2.75 लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि पूरा जो ये नंबर है, पूरा का पूरा जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें 2 निगेटिव है, लेकिन डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ये फर्क है। अगर आप यहां माइनस लगा देंगे पहले, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा, ये 2 भी, ये 0.75 भी निगेटिव होगा। लेकिन अगर आपने डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स पर बार लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब डेसिमल से जो पहले वाला हिस्सा है वो तो निगेटिव है, बट डेसिमल के बाद वाला हिस्सा दैट इज पॉजिटिव। वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना है और ये है ऐसे। ठीक है भाई, इसका भी पहला हिस्सा निगेटिव, इसका भी पहला हिस्सा निगेटिव। इन्हें क्योंकि ऐड करना है तो मैं ऐड कर देता हूँ। देखो निगेटिव निगेटिव कितने हो जाएंगे, 2 और 3 -5, और यहाँ पे पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इन्हें ऐड करो इतना। अब देखो इसके पास ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा निगेटिव है, तो इसके पास -4 हो जाएगा प्लस ये इतना हो जाएगा। क्योंकि मुझे इसे बार के ही फॉर्म में, यानी इसी फॉर्म में दिखाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉरी इस तरह से लिखूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें से तो इस पूरे को घटाया जा सकता था, 3.47 लाया जा सकता था निगेटिव, पर उस तरह से आप इसे इस फॉर्म में लिख देते क्योंकि पूरा ही निगेटिव हो जाता। पर मुझे डेसिमल के बाद वाला हिस्सा पॉजिटिव ही चाहिए ताकि मैं इस फॉर्म में लिख सकूं। तो मैंने क्या करा, सिर्फ डेसिमल से पहले वाले हिस्से को तो माइनस कर दिया, तो मेरे पास -4 आया, लेकिन बाद वाले को पॉजिटिव ही रहने के लिए मैंने उसको यहाँ पे उसके साथ कोई भी प्रोसेस नहीं किया, मतलब उसे घटाया नहीं। तो अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इस सवाल को ध्यान से करना है। अगर इस तरह सवाल आ जाए तो ध्यान रखना है कि बाद वाले को पॉजिटिव लेते हैं और आंसर में एंड में भी पॉजिटिव ही रखेंगे, तो इसलिए उसको उसके साथ आपको कुछ भी काम नहीं करना, कम से कम जोड़ना घटाना तो उसको नहीं। चले आगे। देखिए इस तरह के सवाल मैं करा चुका, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये क्या हो गया है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं सारे के सारे रिपीट नहीं हो रहे। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो वो पूरा नंबर लिखना है जो डेसिमल के बाद है, जो भी डेसिमल के बाद का हिस्सा वो आपको पूरा नंबर लिखना है। अब इसमें से आपको वो हिस्सा माइनस कर देना जिस पे बार नहीं है, बार 4 पे नहीं है तो आपने 4 को माइनस कर देना अपॉन में। मैंने बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है आपको उतने 9 लगा देने, तो ये रहे 9। लेकिन जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने आपको 0 लगाने होते हैं, उतने आपको क्या लगाने होते हैं, 0 लगाने होते हैं।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 419/990। ठीक है, इसे फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना था, तो ये ऐसे हो जाएगा। समझो फिर से, पहले तो दशमलव के बाद जो भी है उसे पूरा लिखो, उसमें से वो हिस्सा घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन में जितने हिस्से के ऊपर बार है उतने 9 लगाओ, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते, अब देखो जो 4 है ये तो कंप्लीट है, जो 4 है ये तो कंप्लीट है, तो क्वोशंट में आ जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद कितना है 12, तो पूरा लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है 1 के, तो उसे माइनस करो, अपॉन में जितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो उतने 9 लगाओ, और जितनों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उतनी 0 लगाओ, तो हो जाएगा 4 सही 12 में से 1 गया 11/90। एक और सवाल करके देखते हैं, समझ में आएगा। देखो दो कंप्लीट है, ऐसे ही लिखो, डेसिमल के बाद जितना भी है पूरी संख्या लिखो, 8 7 6 8। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, 8 के ऊपर बार नहीं है। यहां तक क्लियर? हर के लिए जितनों के ऊपर बार है उतनी 9 लगाओ, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाओ। बार 3 के ऊपर था 3 9 लगा दिए, 1 के ऊपर बार नहीं था तो 1 0 लगा दिया। अब क्या हो जाएगा देखो, इसमें से घटाओ 8 7 6 0 अपॉन 9 9 9 0, 0 से तो 0 कट गया, और ये सारे का सारा आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटो, 29 3 87/300, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सही 292/333। क्लियर है? तो आसान है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएगा करना क्या है, और सवाल बहुत जल्दी और आसानी से बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये भी सेम सवाल है पिछले के जैसा ही, तो क्योंकि मैं करा चुका हूं तो ये भी आपका होमवर्क है, खुद करना। ये भी उसी तरह का सवाल है, तो ये भी आपके होमवर्क के लिए, तो जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर घर पे जाके, या मतलब घर से मेरा मतलब तो घर पे ही आप वीडियो देख रहे होगे आई होप, तो जब ये क्लास आप छोड़ दो, वीडियो देखना बंद कर दो, पूरी क्लास अटेंड कर लो, तो उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो जब भी टाइम मिले। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बॉड मास का है। देखिए बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, फिर आप सॉल्व करो ऑफ, ऑफ मतलब का, जैसे यहां दिया हुआ, फिर आप डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर ऐड करो, और फिर सबट्रैक्ट करो। तो अब क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो कहीं है नहीं लेकिन ऑफ है, तो आप जब 4/2 का 4 का 1/2 निकालेंगे, तो 4 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 का 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो, मैं फिलहाल क्या करूं, इसे मिटा। तो ये वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो मैं जरा थोड़ा अलग अलग कलर्स यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले 36 है डिवाइडेड बाय, जब इस हिस्से को सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया, 2 दूनी 4 2 कम 2, बाकी का सारा सेम रखेंगे। इसको मैं बस प्रॉपर फ्रैक्शन में रखा हूँ, 2 एकम 2 और 1 3/2। अब देखो बॉड मास कहता है कि ऑफ के बाद आप डिवाइड करो, तो ये वाला हिस्सा पहले सॉल्व होगा, तो करो इसे सॉल्व। 2 से 36 को भाग करोगे तो 18 बार जाएगा, प्लस में 3/4 गुणा 3/2। अब क्या करेंगे हम, भाग के बाद गुणा करेंगे, तो गुणा करो, गुणा करके क्या आ जाएगा, 3 3 9/4 दूनी 8। एक काम करते हैं, 3 3 9/4 दूनी 8 प्लस में 18। अब देखो ये तो कंप्लीट है, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 सही 1/8
8 एकम 8 और 1 बच गया। तो जो कंप्लीट है वो कंप्लीट से जुड़ जाएगा, तो आपके पास आएगा 18 और 1 19, सही 1/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट को कंप्लीट से जोड़ो और फ्रैक्शन को बाद में लिख दो। तो 19 से 1/8 आपका आंसर है। तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और जो सवाल कराए गए वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, ताकि आपके उन दोस्तों को जिसकी ज़रूरत है और जिनको इन क्लासेस की ज़रूरत है, उनको इससे फ़ायदा हो सके। देखो, ना तो शेयरिंग में आपको पैसा लगना, ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगना। यह है कि हाँ, हमें मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा कि भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, तो हम और जोश के साथ क्या हो सकेंगे, आपसे जुड़ सकेंगे, आपके लिए और मेहनत के साथ, नए नए कंटेंट के साथ, और अपने इस कोर्स को हम पूरा करेंगे और जोश भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हमसे आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिलने वाला है, तो फिर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।